एपिसोड 7। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 7 माई डिजायरेबल ट्रेजर। मुंबई, इंडिया। रिधिमा ने अपना हाथ पीछे कर लिया था और वो आर्यांश को देख रही थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कहीं आर्यांश फिर से उसकी उंगली तोड़ने लग जाएगा। आर्यांश एकदम से रिधिमा के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक माई डिजायरेबल ट्रेजर? छुपने से बच जाओगी? कुछ भी। बोलते हुए उसका एक हाथ रिधिमा की कमर तक पहुंच चुका था। रिधिमा धीरे से बोली, लीव मी। उसकी बात सुन आर्यांश के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। अगले ही पल आर्यांश ने रिधिमा को कमर से पकड़े हुए एकदम से अपने पास खींचा और उसने रिधिमा का वही हाथ पकड़ लिया जिसकी इंडेक्स फिंगर पर प्लास्टर लगा हुआ था। रिधिमा चिल्लाते हुए बोली, आई सेड लीव मी मिस्टर जिंदल प्लीज। इसे आगे वो कुछ बोल पाती। आर्यांश ने अपना सर थोड़ा सा और झुकाया और उसने रिधिमा की होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। रिधिमा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर आर्यांश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे किस करते हुए ही आर्यांश ने बैक सीट का दरवाजा खोला और रिधिमा को सीधे अंदर धक्का दिया और वो खुद उसके ऊपर आया और उसने गेट बंद कर दिया। रिधिमा एकदम से आर्यांश को देखकर बोली, क्या चाहिए? जब सब कुछ मिल चुका है तो और क्या चाहिए आपको? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? आर्यांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, आई वॉन्ट यू। रिधिमा राना, अब अपना मुंह बंद रखो और मैं जो करूं मुझे करने दो और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या अपने हाथ पैर चलाए तो याद रखना तुम्हारे भाई को ट्रीटमेंट की जरूरत अभी भी है। रिधिमा चिल्लाकर बोली, नो, तुम मेरे भाई को बीच में नहीं लाओगे, प्लीज नहीं। उसकी बात का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से रिधिमा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रिधिमा अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी आर्यांश ने जानबूझकर उसके प्लास्टर वाली फिंगर को हल्का सा प्रेस किया। इस पर रिधिमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो आर्यांश के टॉर्चर को चुपचाप सह रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यांश ने रिधिमा के होठों को छोड़ दिया और वह नीचे बैठ गया। भी रिधिमा धीरे से बोली, प्लीज हटिंग। आर्यांश ने उसके चेहरे की तरफ एक नजर डाली और बेफिक्री भरे अंदाज में कहा, हु केयर्स। उसके इतना कहते ही रिधिमा ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों से घूरने लगी। आर्यांश ने रिधिमा की आंखों में देखते हुए उसके कपड़ों को फाड़कर वहीं फेंक दिया। रिधिमा ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। करीब आधे घंटे बाद रिधिमा अभी भी बैक सीट पर लेटी हुई थी और आर्यांश अभी भी उसके ऊपर था। वह चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, हेलो, अंदर है कोई? ये पुलिस स्टेशन के बाहर की पार्किंग है, यहाँ पर ऐसे ही कोई गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। आर्यांश तेज आवाज में बोला, गोट इट। उसके इतना कहते ही बाहर जो भी था शायद वह वहां से चला गया। रिधिमा बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप लेटी हुई दूसरी तरफ देख रही थी। तभी आर्यांश ने उसके कान पर किस किया और फिर उसके कान में ही बोला, वॉट आर यू डूइंग? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, इस इट योर एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक? रिधिमा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, नॉर्मल इंसान हूं मैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया आपको मिस्टर जिंदल? आर्यांश उसके कान से लेकर उसके गाल तक अपने होंठ रब करते हुए बोला, इट्स ओके, बहुत जल्द नॉर्मल इंसान से तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेजर बनकर रह जाओगी, माई ट्रेजर। ये सुनकर रिधिमा ने एकदम से आर्यांश को देखा। वह चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रिधिमा का ऐसा रिएक्शन देख आर्यांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो एकदम से उसके ऊपर से हटा और फिर अपने कपड़े पहनने लगा। रिधिमा धीरे से बोली, मैं क्या पहनूं? तुमने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। आर्यांश ने बिना कुछ बोले रिधिमा के ऊपर अपना ब्लेजर फेंका और वह तुरंत बैक सीट से निकलकर आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आर्यांश ने किसी को कॉल किया और फिर ब्लूटूथ लगाकर बोला, युग, आज की सारी मीटिंग कैंसिल। दूसरी तरफ से युग बोला, व्हाट हैपेंड सर? आई मीन प्रमोशन के लिए मीटिंग करनी थी फिर। आर्यांश बीच में बोला, जो कहा है वो बात माननी चाहिए युग चौधरी, ज्यादा जुबान ना चले। अगर किसी की ज्यादा जुबान चलती है तो आर्यांश जिंदल का हाथ चलता है। युग धीरे से बोला, ओके, सॉरी सर। उसकी बात का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना ब्लूटूथ ऑफ किया और फिर एक नजर पीछे रिधिमा की ओर देखा जो कि उसके ब्लेजर में सिमटी हुई बाहर देख रही थी। आर्यांश की नजरें रिधिमा की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गए और वह धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तभी रिधिमा एकदम से उसे देखकर बोली, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बट आई लाइक स्टीयरिंग यू। आर्यांश जिंदल को जो पसंद है वो आर्यांश जिंदल करता है, जो पाना चाहता है वो पाकर रहता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम रोक सको, राइट माई डिजायरेबल ट्रेजर। थोड़ी देर बाद आर्यांश ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। वह मुंबई के सबसे बड़े फेमस डिजाइनर के बुटीक के बाहर था। आर्यांश ने एक बार किसी को मैसेज किया और फिर स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां टाइप करते हुए सिटी बजाने लगा। रिधिमा हैरानी से आर्यांश को देख रही थी तथा आर्यांश जिंदल को वह जितना जानती थी
वो बहुत सीरियस और बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ जेंटलमैन था दुनिया की नजरों में, लेकिन ये आर्यांश जिंदल तो कुछ और ही था, पत्थर दिल, बदतमीज, किसी की परवाह न करने वाला। रिधिमा मन में बोली, ऐसे कैसे किसी के दो चेहरे हो सकते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है इसने, यह है इस इंसान का असली चेहरा। रिधिमा अपने इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी आर्यांश ने उसके मुंह पर एक पैकेट फेंका। रिधिमा ने पैकेट देखा तो वो एक पेपर बैग था, शायद उसमें कपड़े थे। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, पुट ऑन योर क्लॉथ्स राइट नाउ। उसकी बात का दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना ब्लेजर एक तरफ रखा और जल्दी से कपड़े पहनने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कपड़े पहन लिए थे, वो एक नॉर्मल सा व्हाइट कलर का सनड्रेस था। रिधिमा आर्यांश को देखकर बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। बोलकर वो जैसे ही गाड़ी से उतरने को हुई भी आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, वेरी स्टूपिड गर्ल, ये हरकतें करने से बच जाओगी। रोंग थॉट, फिर भी कोशिश करनी है तो करो, आई एम वेटिंग। उसकी बात का रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की, पर वो खुल नहीं रहा था। रिधिमा चिल्लाकर बोली, क्या है, प्लीज ओपन इट प्लीज, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आर्यांश धीमी सी आवाज में बोला, माइंड योर लैंग्वेज ट्रेजर, जो बोल रही हो कहीं उसका उल्टा ना हो जाए। मेरी शक्ल तुम्हें नहीं देखनी, बट कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी तुम्हें इसी शक्ल के साथ गुजारनी पड़े। उसकी बात सुनकर रिधिमा हैरानी से उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, यू आर साइको, जस्ट ए साइको। आर्यांश ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर उसने एफएम ऑन किया। इस वक्त एफएम पर न्यूज चल रही थी जो कुछ ऐसी थी, ऑथर आर्यांश जिंदल की नई नॉवेल जिसे लॉन्च हुए अभी करीब 3 दिन हुए हैं। द नॉवल नेम्ड इज कश्मकश इज गोइंग टू बी न्यू बेस्ट सेलर का ऑथर आर्यांश जिंदल। आर्यांश अचानक से बोला, सी माई डिजायरेबल ट्रेजर, मेरी इस नॉवेल की लॉन्च में तुम्हारा हाथ था। आफ्टर ऑल इस नॉवेल की एडिटर भी तुम थी। कंग्रेचुलेशन से तुम्हारी पहली एडिटेड नॉवल सक्सेसफुल हो रही है। रिधिमा धीरे से बोली, आई विश कि मैंने इस नॉवेल को हाथ भी नहीं लगाया होता। बोलकर वह बाहर देखने लगी। उसकी बात सुनकर आर्यांश के होठों की स्माइल और गहरी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी रोकी। रिधिमा ने एकदम से बाहर देखा, वो उसके घर के बाहर था। रिधिमा एकदम से उसे देखकर बोली, तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता नहीं तुम? आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, आर यू सीरियस ट्रेजर, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जिस लड़की को मैं अपने बेड पर लेकर आया हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मेरे पास? सच ए स्टूपिड गर्ल, यू आर। रिधिमा धीरे से बोली, जस्ट लीव मी अलोन। बोलकर वह तुरंत गाड़ी से उतरी और भागते हुए अपने घर के अंदर चली गई। आर्यांश चुपचाप बैठा हुआ सामने घर के मेन गेट की तरफ देख रहा था, जहां से रिधिमा अंदर गई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत से खतरनाक चीजें चल रही थीं, कुछ ऐसी चीजें जो रिधिमा राणा की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थीं। इधर रिधिमा जैसे घर के अंदर पहुंची, रागिनी उसके पास आकर बोली, तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए? रिधिमा कुछ पल रुक कर बोली, वो मम्मा कशिश के साथ गई थी ना, मैं तो फिर कपड़ों पर कुछ गिर गया था तो मैंने चेंज कर लिया, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। बोलकर वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। उसने गेट बंद कर दिया। रिधिमा खुद से बोली, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ये इंसान मेरे साथ खेल रहा है, इसने मेरी बॉडी को मजाक बनाकर रखा है। रिधिमा सोचो, डू समथिंग। बोलते हुए इधर उधर घूम रही थी और कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद रिधिमा ने एकदम से कशिश को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वह बोली, उत्कर्ष के ट्रीटमेंट के लिए उसे महाराष्ट्र से बाहर भेजना है। दूसरी तरफ से कशिश बोली, व्हाट, बाहर क्यों, क्या हुआ, मतलब तूने पहले ही बता। रिधिमा कुछ पल रुक कर बोली, बाद में बताऊंगी, पहले जो बोला है उसका ध्यान दे। मम्मा और उत्कर्ष उन दोनों को यहाँ से भेजना है, दिल्ली भेजना है उन्हें, प्लीज हेल्प कर देना मेरी, प्लीज। कशिश जल्दी से बोली, तुझे मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैं दिल्ली के लिए अरेंजमेंट करवाती हूं, तू रागिनी आंटी और उत्कर्ष से बात कर ले। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिधिमा ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। उसके गर्दन कॉलर पर हर जगह बाइट मार्क थे जो बालों से छुपे हुए थे। उसने एक बार अपने बालों को सही किया और तुरंत बाहर गई। रागिनी जैसे उसे देखकर कुछ बोलती कि तभी रिधिमा बोली, मम्मा आपको उत्कर्ष के साथ दिल्ली जाना पड़ेगा। रागिनी कंफ्यूजन से बोली, क्यों, दिल्ली क्यों? रिधिमा गहरी सांस लेकर बोली, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहां पर उत्कर्ष का ट्रीटमेंट होगा और उसे डोनर भी मिल जाएगा, आप जाओगे ना लेकर? प्लीज, उत्कर्ष को ठीक करना जरूरी है। रागिनी परेशानी से बोली, पर बेटा तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहोगी? रिधिमा धीरे से बोली, मैं रह लूंगी मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन उत्कर्ष बच्चा है, हमें उसे ठीक करना है ना, तो फिर उसके ट्रीटमेंट में कमी नहीं छोड़ूंगी और मुझे पैसों की अरेंजमेंट भी करनी है, ओके। रागिनी ने कुछ पल रिधिमा को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही रिधिमा की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने एकदम से खुद को संभाला और बोली, यस मम्मा, मैं उत्कर्ष को देखकर आती हूँ एक बार। वो तुरंत वहां से सीधे उत्कर्ष के कमरे में चली गई। रात का वक्त, रागिनी और उत्कर्ष की पैकिंग हो चुकी थी, वो दोनों आज रात को ही दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। रिधिमा उन्हें यहाँ पर नहीं रहने देना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था कि आर्यांश उसकी फैमिली को टारगेट कर सकता था।
रागिनी और उत्कर्ष को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद रिद्धिमा एयरपोर्ट से निकली। अब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थी। रिद्धिमा खुद से बोली, फाइनली सब कुछ सेफ है मम्मा और उत्कर्ष यहाँ से दूर रहेंगे और मिस्टर जिंदल को मैं खुद हैंडल करूंगी। बोलते हुए वो चले जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। रिद्धिमा की नजरें सामने गाड़ी की तरफ चली गई। गाड़ी से होते हुए उसके नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आर्यांश जिंदल की तरफ गई। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। एपिसोड 8 आई वॉन्ट यू। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। एयरपोर्ट के बाहर रिद्धिमा खड़ी चुपचाप अपने सामने गाड़ी में बैठे हुए आर्यांश को देख रही थी। आर्यांश रिद्धिमा को देखते हुए एकदम से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अगले पल वो गाड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। रिद्धिमा हैरानी से बोली, नहीं। इतना बोलकर वो तुरंत जल्दी से एक तरफ हुई और गाड़ी बिना रुके आगे निकल गई। रिद्धिमा की धड़कन इस वक्त शोर कर रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें फाड़े आर्यांश की जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। आर्यांश ने उसकी तरफ गाड़ी चलाई थी। अगर वो साइड नहीं होती तो गाड़ी अभी तक उसे मार चुकी होती, उसका एक्सीडेंट हो चुका होता। रिद्धिमा खुद से बोली, ये क्या था और इसे मैं दिखी नहीं क्या नहीं। रिद्धिमा यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये पागल पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। इतना बोलकर उसने खुद को शांत किया और वहां से जल्दी से निकली। रिद्धिमा सीधे ऑटो के पास गई। वो जैसे ही ऑटो में बैठने वाली थी कि तभी अचानक से आर्यांश की गाड़ी एक बार फिर से उसके सामने आकर रुकी। अब रिद्धिमा की हालत डर के मारे खराब होने लगी थी। आर्यांश उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। ऑटो ड्राइवर रिद्धिमा को देखकर बोला, क्या हुआ मैडम, खड़ी क्यों हो, कहाँ जाना है, जल्दी बताओ, देर हो रही है। रिद्धिमा होश में आकर बोली, भैया घर जाना है और कहीं नहीं जाना है, आप चलो मैं बताती हूँ। बोलकर वो तुरंत ऑटो में बैठ गई भी। उसकी इस हरकत पर आर्यांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की। उसकी गाड़ी ऑटो के साथ बराबर में चल रही थी। रिद्धिमा कभी सामने देखती तो कभी आर्यांश की गाड़ी को। रिद्धिमा धीरे से बोली, भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। ड्राइवर गुस्से में बोला, क्या बोल रही हो मैडम, चला तो रहो। अब आपके लिए ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ सकता ना, मुझे पैसे भरने पड़ जाएंगे और फिर आप लोग बोलोगे कि गलती मेरी थी, ऐसे नहीं होता। रिद्धिमा घबराते हुए बोली, प्लीज आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। ड्राइवर ने एक बार मुड़कर रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। अचानक से ऑटो वाले ने ऑटो रोका और धीरे से बोला, ये क्या हुआ। रिद्धिमा तेज आवाज में बोली, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी, मैंने आपको स्पीड बढ़ाने के लिए बोला था, रोकने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर बीच में बोला, मैडम पहले तो शांत हो जाओ, मुझे देखने दो कि हुआ क्या है। बोलकर ड्राइवर ऑटो से उतरा और फिर उसने सब कुछ चेक किया। उसके ऑटो का टायर पंचर हो चुका था। ड्राइवर गुस्से में बोला, अरे मैडम आपके चक्कर में टायर पंचर हो गया, शॉर्टकट ले रहा था मैं, एक काम करो आप यहाँ से उधर जाओ, थोड़ी दूरी पर आपको दूसरी ऑटो मिल जाएगी। रिद्धिमा धीरे से बोली, दूसरी ऑटो। बोलते हुए उसकी नज़र एक बार फिर से बाहर गई। अब उसे आर्यांश की गाड़ी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। रिद्धिमा कंफ्यूजन से ऑटो से निकली हुई। ऑटो वाला ऑटो लेकर वहां से चला गया। रिद्धिमा खुद से बोली, मिस्टर जिंदल नहीं है यहाँ पर, आई एम सेफ। बोलकर उसने गहरी सांस ली, फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रिद्धिमा ऐसे ही चले जा रही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई। वो खुद से बोली, कितना खराब दिन है, क्या हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम साथी जा रही है, कहाँ जाऊं मैं। उसके इतना कहते ही पीछे से हॉर्न बजाने की आवाज आई। रिद्धिमा ने एकदम से मुड़कर आर्यांश की गाड़ी को देखा। आर्यांश गाड़ी में बैठा हुआ आराम से रिद्धिमा को देख रहा था। वही रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कहाँ उसे लग रहा था कि आर्यांश जा चुका होगा, लेकिन वो यहीं पर था। रिद्धिमा ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त वो रोड खाली था। अगर कोई ऑटो चाहिए तो उसे करीब 10 मिनट की दूरी पर लोकल मार्केट वाले रिद्धिमा में जाना था, बट यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकती थी। आर्यांश ने अपनी गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ाई और फिर रिद्धिमा के बगल में रोकते हुए बोला, व्हाट हैपेंड माय डिजायरेबल ट्रेजर। चूहा बिल्ली के खेल में मजा आया, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ। वेरी बैड नॉट ट्रेजर, तुम फंस गई। रिद्धिमा धीरे से बोली, लीव मी, मैं अपने घर जा रही हूँ, और खबरदार मिस्टर जिंदल, अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। आर्यांश सामने देखते हुए बोला, डैम ट्रेजर, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, बल्कि तुम मेरे पास आओगे। अब तुम खुद आकर के गाड़ी में बैठोगे या फिर मुझे उत्कर्ष के डोनर को उठाना पड़ेगा। टेल मी, क्या चाहिए तुम्हें। रिद्धिमा हैरानी से बोली, व्हाट मिस्टर जिंदल, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो ना। उसके इतना कहते ही आर्यांश ने अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से एकदम से रिद्धिमा की एमरल्ड ग्रीन आंखों में देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आज नेवर लाई माई ट्रेजर, इतना ट्रस्ट कर सकती हो तुम मुझ पर माई डिजायरेबल ट्रेजर, आई नेवर लाई। फिर चाहे तो किसी के जान लेने की बात हो या फिर किसी को जिंदगी देने की बात हो। उसके बाद सुन रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। एक बार फिर से वो मजबूर हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे जाकर के पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आर्यांश ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसका एक हाथ रिद्धिमा के हाथ तक आ चुका था। रिद्धिमा अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, डोंट टच मी। आर्यांश सामने देखते हुए बोला, बिना छुए बात कहाँ आगे बढ़ेगी ट्रेजर, मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा।
रिधिमा चिल्लाकर बोली, वॉट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे ये फील करवा रहे हो कि मेरी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में, जबकि ऐसा नहीं है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकती। आर्यांश सार्कास्टिकली बोला, बट ट्रेजर, यू आर इन माई कंट्रोल, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला जिस दिन तुमने मेरी ईगो को हर्ट किया था ना, रिजेक्शन देख, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। उसकी बात सुन रिधिमा एकदम से सुन्नी पड़ चुकी थी, वो चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। इसके आगे आर्यांश ने कोई बात बोलना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद उसने अपने विला के बाहर गाड़ी रोकी और फिर सामने देखते हुए बोला, गेट आउट ऑफ माई कार। रिधिमा धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू गो होम। आर्यांश उसे देखकर बोला, घर है तुम्हारे पास उस बकवास से जगह को, अगर तुम घर बना रही हो ट्रेजर, तो 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे उसको कॉल घर का वजूद मिटाने में। रिधिमा ने कुछ पल आर्यांश को घूरा और वो तुरंत गाड़ी से उतरकर विला की तरफ बढ़ गई। रिधिमा जैसे ही विला के अंदर पहुंची, संजना एकदम से उसके सामने आकर बोली, आप मतलब आप तो वही हो ना जो उस दिन आई थी और वो चेक लेकर गुस्से में निकली थी। रिधिमा गुस्से में बोली, रिद्धिमा राणा नाम है मेरा। संजना धीरे से बोली, ओके मिस राणा, आप यहाँ पर क्या कर रही हो ऐसे। इतना बोलते ही उसकी नज़र एक बार आर्यांश की तरफ चली गई जो कि अंदर आ रहा था। उसे देखते ही संजना तुरंत वहां से चली गई। रिधिमा एकदम से आर्यांश की तरफ मुड़कर बोली, क्या चाहिए तुम्हें मिस्टर जिंदल, जो चाहिए साफ साफ बोल, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ो। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, साफ साफ तो बोला मैंने ट्रेजर, आई वॉन्ट यू। रिधिमा धीरे से बोली, न नहीं, यू कैन टी प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। आर्यांश ने एकदम से रिधिमा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और झुककर उसके कान में बोला, यू नो वॉट, ऐसी भीगी हुई तुम कितनी हॉट लगती हो, जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड। रिधिमा धीरे से बोली, नो मुझे नहीं सुना, यू आर साइको। आर्यांश ने बिना कुछ बोल रिधिमा के होठों पर अपने कान टिकाए और फिर अगले ही पल वो पीछे हट गया। रिधिमा कुछ कह पाती कि तभी आर्यांश बिना किसी भाव के बोल, चेंज योर क्लॉथ्स वरना पछताना तुम्हें पड़ेगा संजना, इसका हुलिया ठीक करो, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। रिधिमा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी कुछ सोच रही थी भी संजना वहां आकर बोली, मैडम कम विद मी। रिधिमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, संजना के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा इस कमरे में थी जहां पर 2 बार आ चुकी थी। वो गेस्ट रूम ही था क्योंकि आर्यांश अपने किसी भी फ्लिंग को अपने कमरे तक नहीं पहुंचने देता था। संजना ने रिधिमा को कपड़े निकाल कर दिए। रिधिमा बिना कुछ बोले वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद में वॉशरूम से बाहर आई। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत परेशान थी। तभी संजना उससे बोली, मैडम सर ने आपको रेडी रहने के लिए कहा है, मैं जा रही हूँ ओके, बोलकर वहां से चली गई। रिधिमा धीरे से बोली, रेडी रहने के लिए नहीं, मैं नहीं होने वाली, अब उसे कुछ नहीं करने दूंगी, बोलकर वो जैसे ही बालकनी की तरफ बढ़ी तभी एक आवाज आई। रिधिमा ने एकदम से मुड़कर गेट की तरफ देखा। आर्यांश गेट पर खड़ा था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रिधिमा गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर जिंदल आप कुछ नहीं कर सकते नहीं। आर्यांश उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, किसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग माई डिजायरेबल ट्रेजर एंड यू आर माई डिजायर। पहली बार लाइफ में किसी पर नजर इस कदर टिकी है, नहीं छोड़ूंगा। सुनते ही रिधिमा से अब और नहीं रहा गया। उसने एकदम से आगे बढ़कर आर्यांश का कॉलर पकड़ा और चिल्ला कर बोली, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, बहुत से मिल जाएंगे तुम्हें जो अपनी मर्जी से तुम्हारे बेड पर आना चाहेंगी, बट वाई मी, मैं ही क्यों, तुम्हारे डिजायर मुझ पर आकर क्यों रुकी है, लड़कियों की कमी है कि दुनिया में, आई एम वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी गर्ल मिस्टर जिंदल, प्लीज लीव मी। आर्यांश ने कुछ पल रिधिमा की एमरल्ड ग्रीन आंखों में देखा और अगले ही पल उसने रिधिमा को जोर से धक्का दिया। रिधिमा सीधे जमीन पर गिर गई और वो हैरानी से आर्यांश को देखने लगी। अगले ही पल आर्यांश पंजों के बल बैठ और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, यू आर वेरी ऑर्डिनरी गर्ल रिधिमा राणा, कैरेक्टरलेस में भी। रिधिमा चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर जिंदल, यू कैन ट, तुम मेरे कैरेक्टर पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, जब कैरेक्टर पर क्वेश्चन तुम्हारे होना चाहिए, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले होते। कौन हो तुम, खुद इतनी लड़कियों के साथ सोते तुम हो और कैरेक्टरलेस मैं बन गई, कहाँ का लॉजिक गई है। आर्यांश उसके जबड़े पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, आर्यांश जिंदल का लॉजिक है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, और अगर नहीं समझ में आता है तो योर प्रॉब्लम ट्रेजर, बोलकर उसने झटके से रिधिमा को छोड़ा और फिर अगले ही पल खड़ा होकर बोला, ऑन बेड राइट नाउ। रिधिमा खड़ी होकर बोली, बिल्कुल भी। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने उसे बेड पर धक्का दिया और अगली पल खुद उसके ऊपर आ गया। रिधिमा गुस्से से आर्यांश को घूर रही थी। तभी आर्यांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, यू नो डिजायरेबल ट्रेजर, अभी तक मैं तुम्हें फुर्सत से देखा नहीं है, लाइट्स अरे ऑन, यू नो व्हाट आई मीन। उसके इतना कहते ही रिधिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस हरकत पर आर्यांश की स्माइल और गहरी हो चुकी थी। उसने हल्का सा आगे बढ़कर नाइट स्टैंड पर एक बटन दबाया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर बालकनी से आई हुई हल्की हल्की रोशनी थी। एक बार फिर से रिधिमा के साथ वही हुआ। पता नहीं क्यों वो चाह रही थी तो भी आर्यांश को रोक नहीं पा रही थी। आर्यांश उसके साथ अपनी मर्जी करता चला गया
और 1.5 घंटे बाद रिद्धिमा थक हार कर चुपचाप बेड पर पड़ी हुई थी और बालकनी की तरफ देख रही थी। आर्यांश अपनी टी शर्ट पहनते हुए बोला, ट्रेजर, अभी रात खत्म नहीं हुई है। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की नज़र खुद ब खुद उसकी तरफ चली गई। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक, अपनी फैमिली को दिल्ली भेज दोगी और बैग जाओगी? सो स्टूपिड, यू आर माई डिजायरेबल ट्रेजर। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की आंखें एकदम से फैल गई। एपिसोड 9, डिजायर टू ब्रेक योर ट्रेजर। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। आर्यांश की बात सुन रिद्धिमा बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी थी। वो चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। उसने रागिनी और उत्कर्ष को यहां से भेजा ही इसलिए था ताकि आर्यांश चाहकर भी उन तक ना पहुंच पाए, लेकिन आर्यांश जो बोल रहा था इसका साफ मतलब था कि वो जानता था कि उत्कर्ष और रागिनी कहां पर थे और वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था। आर्यांश एकदम से चुटकी बजाकर बोला, व्हाट हैपेंड डिजायरेबल ट्रेजर? कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। रिद्धिमा एकदम से उठते हुए बोली, तुम उन्हें तो कुछ नहीं करोगे प्लीज? बोलते हुए वो धीरे से बेड से खड़ी हुई। उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी उसे अपनी फैमिली की पड़ी थी। आर्यांश की नजरें एक बार वापस से रिद्धिमा के बॉडी पर जाने लगी। तभी रिद्धिमा ने जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर खुद को पूरी तरीके से ढक लिया। आर्यांश सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें सच में लगता है ट्रेजर कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड ब्लैंकेट तुम्हें मुझसे बचा लेगा? रिद्धिमा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम्हारी नजरों से तो बचा ही लेगा ना? प्लीज डोंट टी इन्वॉल्व माई फैमिली। उनकी क्या गलती है? उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और इससे आगे वो कुछ बोल पाते कि तभी आर्यांश के 2 कदम उसके तरफ बढ़े। रिद्धिमा की बोलती एक बार फिर से बंद हो गई और वो एकदम से दीवार से टिककर आर्यांश को देखने लगी। आर्यांश उसके बेहद करीब आकर रुका। उसने रिद्धिमा के सर के दोनों तरफ दीवार पर अपने दोनों हथेलियां टिकाए और झुककर उसके कान में बोला, ट्रेजर, तुम्हारी उसे फैमिली ने कुछ नहीं किया, पर तुमने तो किया ना। पहले रिजेक्शन और दूसरा थप्पड़। तुम्हें लगता है कि मैं वो भूल जाऊंगा? बिलीव मी माई डिजायरेबल ट्रेजर, ना तो खुद भूलूंगा ना तुम्हें भूलने दूंगा। और व्हाट डू यू थिंक, दिल्ली भेजोगी और फैमिली बच जाएगी? मुझे साइको बोलते और तुम्हें समझ में नहीं आता कि साइको कैसे हो सकते हैं? सो इनोसेंट यू आर। रिद्धिमा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, सॉरी, ओके, आई एम सॉरी, मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज अब तो सब कुछ बंद कर दो। मैं तुम्हारी पब्लिशिंग हाउस को भी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं रिजाइन कर दूंगी। और आर्यांश बीच में बोला, किसने बोला कि मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए? उसके इतना कहते ही रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों में सवाल लेकर आर्यांश को देखने लगी। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू ब्रेक यू। मुझे तुम्हें इस कदर तोड़ना है कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ मुझे पहचानो। व्हेन आई टोल्ड यू यू आर माई डिजायर, देन आई मीन इट। डिजायर मतलब चाहत। तुम्हारी चाहत लगी है मेरे दिल में, एक ऐसी डिजायर जो तुम्हें तोड़ना चाहती है और तबाह भी करना चाहती है, तो मैं करूंगा। उसकी बातें रिद्धिमा को डरा रही थी। अब तक रिद्धिमा को ये लगता था कि शायद वो सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब आर्यांश की बातें ऐसी थी मानो वो उसे तबाह करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, आई एम नॉट योर डिजायर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना? तो मैं डिजायर हूँ, ना कोई ट्रेजर हूँ। आई एम नथिंग, जस्ट लीव मी। आर्यांश 2 कदम पीछे हटकर बोला, माई डिजायरेबल ट्रेजर, टेल मी वन थिंग, यू लिव मी। ये शब्द तुमने कितनी बार उसे कर लिया? थकती नहीं हो क्या? रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं थकती, बार बार बोलूंगी जब तक तुम मुझे। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आर्यांश ने एकदम से कॉफी टेबल पर रखा हुआ अपना ग्लास उठाकर उसमें रखी हुई वाइन सीधे रिद्धिमा के ऊपर फेंकी। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा वाइन से भीग चुका था। वही वो वाइन उसके चेहरे से होते हुए उसके गले से होकर ब्लैंकेट के अंदर छुपता चला गया। रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली और उसने एकदम से आर्यांश को देखा, जो अपनी लस्टी नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन नजर आ रहा था और वो था लस्ट। रिद्धिमा कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही आर्यांश ने उसे एकदम से अपने पास खींचा और इन्हीं सारी चीजों में रिद्धिमा के हाथ से ब्लैंकेट छूटकर नीचे गिर गया। वहीं आर्यांश ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो रिद्धिमा के होठों से उसके ऊपर गिरी हुई वाइन को टेस्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने रिद्धिमा के होठों को छोड़ा और उसे हल्का सा धक्का देकर बोला, दिस इज योर प्लेस। रिद्धिमा ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। उसने वापस ब्लैंकेट उठाकर खुद को ढक लिया। आर्यांश एक सोफे पर बैठकर बोला, रिमूव अ ब्लैंकेट अदरवाइज आई ल रिमूव योर फैमिली फ्रॉम द अर्थ। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज डोंट प्ले दिस। दे तो दी तुमने मुझे सजा, और कितना? आर्यांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने एकदम से अपना फोन उठाया। कुछ पल में कॉल पिक हुआ। आर्यांश रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, रागिनी राणा और उसके साथ एक 15 साल का बच्चा होगा, उत्कर्ष राणा। उनके दिल्ली पहुंचते ही उनका काम। रिद्धिमा बीच में बोली, ना, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, बोलकर उसने ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कुछ ही पल में ब्लैंकेट वापस से नीचे गिर चुका था। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस नजर रखने की जरूरत है, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आर्यांश ने अपना ग्लास उठाया और फिर अपने गिलास में वाइन डालकर वो रिद्धिमा को देखते हुए अपनी वाइन एंजॉय कर रहा था। वही रिद्धिमा अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ी ये बेइज्जती बर्दाश्त कर रही थी।
पर क्या आर्यांश को फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था रिद्धिमा क्या फील कर रही थी, उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी से मतलब था जो उसकी आंखों के सामने थी। करीब आधे घंटे बाद ऐसे ही रहने के बाद रिद्धिमा से और नहीं रहा गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। आर्यांश को जो करना था करें, लेकिन रिद्धिमा उसे ऐसी सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाली थी कि वो सच में टूट रही थी। आर्यांश एकदम से खड़ा होकर बोला, मैं बोर होने लगा, ट्रेजर इतना काफी है। बोलकर उसने अपनी टी शर्ट निकाल कर सीधे रिद्धिमा की तरफ फेंका और फिर बाहर चला गया। रिद्धिमा ने एक नज़र उसके टी शर्ट को देखा और फिर जल्दी से वो टी शर्ट पहन ली। रिद्धिमा ने जल्दी से गेट बंद किया और वो वही गेट से ठीक कर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे पर एक डिटर्मिनेशन भी था। डिटर्मिनेशन इस बात का कि चाहे जो हो जाए वो आर्यांश की ये डिजायर कभी पूरी नहीं होगी कि वो टूट जाएगी। नेवर, रिद्धिमा राणा टूटने वालों में से नहीं थी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा धीरे से बोली, तोड़ना चाहते हो तुम मुझे, कोशिश करो मिस्टर आर्यांश जिंदल, मेरे साथ जितना खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन वादा है मेरा रिद्धिमा राणा टूटेगी तो नहीं। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और खड़ी हो गई। उसकी नज़र एक बार अपने कपड़ों पर गए जो कि एक कोने में पड़े हुए थे और फट गए थे। उसके पास अब अपने कपड़े नहीं थे, उसे कपड़ों की जरूरत, उसे यहाँ पर रहना नहीं था। रिद्धिमा बेड पर बैठी और वो कुछ सोचने लगी। उसकी नज़र एक बार नाइट स्टैंड पर रखे अपने फोन की तरफ गई। कुछ पल अपने फोन को देखने के बाद धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अगली सुबह रिद्धिमा की धीरे धीरे आंखें खुली। एक बार चारों तरफ देखने के बाद उसे कल रात की सारी चीज याद आने लगी। वो खुद से बोली, मैं यहाँ पर सो कैसे गई, मुझे कल रात को ही निकलना था। और बोलते हुए एक बार उसकी नजरें अपने ऊपर गई। उसने अभी भी आर्यांश की शर्ट पहनी हुई थी। रिद्धिमा कुछ सोच रही थी कि तभी बाहर से दरवाजा नॉक हुआ। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, कौन है? बाहर से संजना की आवाज आई, मैं संजना, वो आपको कपड़े देने थे। ये सुनते ही रिद्धिमा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। संजना के हाथ में एक पेपर बैग था। रिद्धिमा ने उसके हाथ से पेपर बैग लिया और वापस उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रिद्धिमा ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किया। उसके दिमाग में एक डाउट था, अभी तक उसने जो भी कपड़े यहाँ पर पहनी थी वो सारे कपड़े उसके साइज के थे। रिद्धिमा धीरे से बोल, क्या सोच रही हूँ मैं, वो आर्यांश जिंदल, ऑफ कोर्स उसे मेरा साइज पता होगा। बोलते हुए उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। उसने एक सिंपल सा ब्लश पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि अंकल लेंथ तक का था। रिद्धिमा ने कुछ पल खुद को देखा और वो तुरंत वहां से निकल गई। वो जैसे ही नीचे पहुंचे उसकी नज़र युग की तरफ से लेकर जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। युग रिद्धिमा को देखकर बोला, आप यहाँ पर? रिद्धिमा जैसे कुछ कहने को ही तभी उसके पीछे से आवाज आई, ऑफ कोर्स युग, अब अगर किसी को पनिशमेंट देनी होगी तो उसे सामने लाना पड़ता है, ना तो ये यहाँ पर है अपनी सजा लेने आई थी। ये सुनते ही रिद्धिमा ने एकदम से मुड़कर आर्यांश को देखा और वो सीधे उसके सीने से टकरा गई। आर्यांश रिद्धिमा की कमर पर हाथ रखकर बोला, संभाल कर माय डिजायरेबल ट्रेजर, अगर गिर गई, तुम्हें चोट लग गई तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा क्योंकि दर्द देने का हक तो मेरा है ना। ये बात उसने धीरे कही थी कि सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा को सुनाई दिया था। वही युग कंफ्यूजन से उन दोनों को देख रहा था। रिद्धिमा एकदम से आर्यांश का हाथ हटाकर बोली, मैं जा रही हूँ। बोलकर एक नज़र युग को देखकर वो तुरंत वहां से निकल गई। युग आर्यांश को देखते हुए बोला, सर आपको नहीं लगता कि आप ऐसे किसी एक लड़की के पीछे, क्योंकि आप एक लड़की के पीछे नहीं जाते, जस्ट वन टाइम राइट? आर्यांश उसे देखकर बोला, वन टाइम हो या लाइफ टाइम इट्स माई चॉइस, अपनी नाक घुसाना बंद करो युग चौधरी। युग धीरे से बोला, ओके सॉरी सर, वो कर्नाटक में जो नया पब्लिशिंग हाउस खुलने वाला है, मुझे उसको लेकर के आपसे थोड़ी बात करनी थी। आर्यांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम की तरफ जाते हुए उसने अपने फोन पर कुछ किया और खुद से बोला, फॉर यू ट्रेजर, इतना तो बनता है। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इधर रिद्धिमा बाहर पहुंची। उसने तुरंत कशिश को कॉल किया और कॉल पिक होती वो बोली, बात करना चाहते हैं, तुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया? कशिश कुछ पल रुक कर बोली, तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कहाँ से चलेगा? रिद्धिमा, तुमने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की? यू डिडंट इन्फॉर्म मी? हो क्या रहा है? बस ऐसे ही रागिनी आंटी उत्कर्ष को दिल्ली भेज दिया? रिद्धिमा से बोली। वो इतना बोलकर वो कुछ पल रुकी और फिर उसने कशिश को सारी चीज बता दी। कशिश हैरानी से बोली, व्हाट द हेल, इसका मतलब तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकती? रिद्धिमा, ये गलत हो रहा है, ऐसे तो तू फंस चुकी है। रिद्धिमा धीरे से बोली, फंस चुकी हूँ लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। रिद्धिमा एक नज़र अपने फोन को देखकर बोली, कशिश मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिद्धिमा चलते हुए सीधे रोड तक आ चुकी थी। उसने एक बार अपने फोन पर आया मैसेज चेक किया और उसे देखते ही उसके कदम रुक गया और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। एपिसोड 10, रिद्धिमा की कीमत। मुंबई, इंडिया। रिद्धिमा हैरानी से अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसके अकाउंट में करीब 10 लाख रुपए अभी ट्रांसफर किए गए थे। रिद्धिमा धीरे से बोली, इतने सारे पैसे कोई? इतना बोलते वो रुक गई। अचानक उसके दिमाग में एक बात हिट कर गई। रिद्धिमा धीरे से बोली, मिस्टर आर्यांश जिंदल, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद लोगे। बोलकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गई।
थोड़ी देर में रिधिमा वापस से जिंदल विला के बाहर थी। वो बिना एक पल गंवाए अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक गार्ड ने उसे रोककर बोला, सॉरी मैडम, पर आप अंदर नहीं जा सकती। रिधिमा हैरानी से बोली, क्यों नहीं जा सकती? अभी तो मैं यहां से निकली हूं ना। फिर गार्ड बिना किसी भाव के बोला, निकल चुकी है मैडम, अब दोबारा अंदर नहीं जा सकती। सर का ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं आने देना। रिधिमा चिल्लाकर बोली, शट अप, तुम्हारे सर के ऑर्डर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अंदर जाना है। बोलकर वो आगे बढ़ाने को हुई, तभी गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। रिधिमा खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ पर हल्की सी चोट लग गई। उसकी हथेली का एक हिस्सा थोड़ा छिल गया। रिधिमा ने अपने हाथ की तरफ देखा और उस गार्ड की तरफ जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो गार्ड तेज आवाज में बोला, कहा ना मैडम, अंदर नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। रिधिमा खड़ी होकर बोली, यहां से हिलूंगी नहीं मैं और अंदर जाकर रहूंगी डॉन टवरी, जबरदस्ती कोशिश नहीं करूंगी बल्कि तुम लोग खुद दरवाजा खोलोगे। बोलकर वो वही विला के सामने वाले बने हुए पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गई। विला से कहीं से भी देखा जाए तो वो बेंच सामने दिख रहा था, उस पर बैठी हुई रिद्धिमा किसी को भी दिख सकती थी। करीब 2 घंटे बाद युग विला से बाहर निकाला, उसकी नजर एक बार रिद्धिमा की तरफ गई। वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की तो आर्यांश जिंदल का कहर उस पर आ सकता है। वो मन में बोला, यू आर सो इनोसेंट, पता नहीं कैसे फंस गई तुम यहाँ पर, काश तुम कभी मिस्टर जिंदल से टकराई ना होती। ये सारी चीज सोचते हुए वो भी वहां से निकल गया। रिधिमा ने युग को जाते हुए देख लिया था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो धीरे से बोली, जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से, मुझे खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी मिस्टर जिंदल, तुम अपने किए को ऐसे नहीं बदल सकते। ये सारी चीज सोचते हुए रिधिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रात हो गई, पर रिधिमा अपनी जगह से नहीं हिली और किसी ने उसे हिलने के लिए कहा भी नहीं। रिधिमा चुपचाप उस विला की तरफ देख रही थी। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से उठ भी सके। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, उसकी आंखें भारी हो चुकी थी। उसके सर में तेज दर्द था, साथ ही उसे भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो भूखी प्यासी एक जगह पर बैठी हुई थी। रिधिमा धीरे से बोली, कोई इतना बड़ा साइको कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें गुस्से में साइको कहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम सच में वही हो। थोड़ी देर में धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी। रिधिमा ने एक बार आसमान की तरफ देखा और उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वो एकदम से खड़ी हुई और फिर सीधे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई, ताकि वो ज्यादा भीगे ना। रिधिमा अपने बाल को झाड़ते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नजर सीधे विला के एक फ्लोर पर गई, जिसके विंडो से आर्यांश उसे देख रहा था और वो आराम से अपने सिगरेट एंजॉय कर रहा था। रिधिमा अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों से आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखों में देख रही थी, जिन आंखों में ना तो कोई पछतावा था, ना कोई रहम, ना कोई एहसास था, तो सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन। रिधिमा मन में बोली, आई हेट यू। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी नजरें फेर ली। वही आर्यांश तिरछा मुस्कुराया और उसने विंडो बंद किया और तुरंत पीछे हट गया। रिधिमा अभी भी वहीं पर खड़ी थी, पर अब वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। उसकी आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। इधर आर्यांश सीधे अपने बेडरूम में गया। उसका बेडरूम उसके पर्सनैलिटी से थोड़ा अलग सा था। रॉयल ब्लू कलर के साथ ग्रे कलर एक अलग कॉम्बिनेशन था उसके बेडरूम का। वो मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था। आर्यांश बेड पर बैठा और वो कुछ सोचने लगा। वो धीरे धीरे अपना एक पैर हिलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रिधिमा का चेहरा आ रहा था और उसके चेहरे के साथ साथ उसकी वो बॉडी जो उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर कंट्रोल करने की चीज नहीं थी, ना ही इसका कोई सॉल्यूशन था। आर्यांश धीरे से बोला, ट्रेजर, माय डिजायरेबल ट्रेजर, मेरे दिमाग में कब्जा करके अपने लिए खतरा बढ़ा रही हो तो कोई बात नहीं, झेलना तो तुम्हें पूरी जिंदगी पड़ेगा। फिर बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आर्यांश ने एक बार बाहर देखा और फिर अगले ही पल वो खड़ा हुआ और तुरंत बेडरूम से निकल गया। इधर पेड़ के नीचे खड़ी रिधिमा, जो कि अब हिम्मत हारने लगी थी। वो मेंटली स्ट्रांग बन सकती थी, लेकिन फिजिकली एक लेवल के आगे वो नहीं टिक सकती थी, और वही हो रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी थी। रिधिमा धीरे से बोली, कंट्रोल रिधिमा राणा, कमजोर नहीं पड़ना प्लीज, कंट्रोल। बोलते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाया और वो गिरने लगी। रिधिमा जमीन को छू भी पाती कि तभी किसी ने एकदम से उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रिधिमा ने एक गहरी सांस ली और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। ये फ्रेग्रेंस वो अच्छे से पहचानती थी। आर्यांश जिंदल के फ्रेग्रेंस को कभी नहीं भूलने वाली थी। रिधिमा एकदम से आर्यांश से दूर हुई और उसे घूरने लगी। रिधिमा एकदम से आर्यांश को अपने पास खींचकर बोली, वॉट डू यू थिंक, क्या समझते हो तुम खुद को? पैसे देकर मुझे खरीदना चाहते हो? मेरी कीमत लगा रहे हो? 10 लाख? क्या हूं मैं, कोई चीज हूं क्या जिसे तुम? इतना बोलते ही रुक गई। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपने बारे में कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहती थी जो उसे खुद बुरा लगे।
रिधिमा एकदम से उसे छोड़कर बोली, लिसन मिस्टर जिंदल, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे तुमने मुझे भेजा है ना वो चुपचाप निकालो। सुना तुमने, मैं कोई बिकने वालों में से नहीं हूं, ओके? तुम मेरी कीमत नहीं लगा सकते। मैं इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। आर्यांश ने उसे कमर से पकड़कर वापस अपने पास खींचा। रिधिमा का सर उसके सीने से टकरा गया, उसकी आंखें बंद थी, वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। आर्यांश ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाया और फिर उसे लेकर विला की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने दरवाजा खोला, आर्यांश उसे लेकर सीधे अंदर गया। तभी संजना वहां पर आकर बोली, सर। आर्यांश रिधिमा के चेहरे की तरफ देखकर बोला, चेंज करो इसके कपड़े। बोलकर वो उसे सीधे ऊपर उस रूम में लेकर गया जहां पर रिधिमा पहले भी थी। वो गेस्ट रूम था। आर्यांश ने रिधिमा को बेड पर लिटाया और वहां से चला गया। संजना तुरंत उसे कमरे में गई और उसने रिधिमा के कपड़े चेंज किया और जल्दी से उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। करीब आधे घंटे बाद रिधिमा की धीरे धीरे आंखें खुली। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। इस वक्त उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से उठकर बैठी और खुद से बोली, यहाँ पर आ गई। नहीं मिस्टर आर्यांश जिंदल, पहले तो तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बोलकर वो बेड से उठी और खुद को जबरदस्ती संभालकर वो तुरंत बेडरूम से निकली। रिधिमा सीधे सेकंड फ्लोर पर गई जहां पर आर्यांश का बेडरूम था। वो जानती नहीं थी, वो तो बस आर्यांश को ढूंढते हुए ऐसे ही जा रही थी। सेकंड फ्लोर पर घूमते हुए रिधिमा की नजर अचानक एक दरवाजे पर गई। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। गेट के पास पहुंचकर वो धीरे से बोली, मेरी गट फीलिंग कह रही है तुम यहाँ पर हो। बोलकर वो तुरंत गेट खोलकर अंदर गई और अचानक आर्यांश से टकरा गई जो कि इस वक्त शर्टलेस खड़ा था। आर्यांश रिधिमा को कमर से पकड़ते हुए बोला, ट्रेजर, मरने जैसी हालात हो रखी है, लेकिन फिर भी आराम करने की जगह तुम मेरे बेडरूम में आ गई हो, वो भी मेरे पर्सनल बेडरूम में। रिधिमा उससे दूर होकर बोली, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। वॉट डू यू थिंक? हाँ, कहीं के शहंशाह हो तुम, जो मर्जी वो करोगे, मेरे मुंह पर 10 लाख फेंकोगे और मैं तुम्हारे बेड पर आ जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा तुम। बोलते हुए वो आगे बढ़ी और उसने सीधे आर्यांश के सीने पर पॉइंट किया। वो उसके सीने की तरफ देखकर बोली, यहाँ पर दिल होना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं है। बोलते हुए उसने वापस अपने एमरल्ड ग्रीन आंखों से आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखों की तरफ देखा। आर्यांश ने एकदम से रिधिमा की उंगली पकड़ी। तभी रिधिमा धीरे से बोली, नहीं। उसकी दूसरी उंगली पर अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। ये बात भूली नहीं थी। आर्यांश बिना कुछ बोले रिधिमा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। रिधिमा अपने कदम पीछे ले नहीं रही थी, पर आर्यांश की आंखों को देखते हुए उसकी फीलिंग ये कह रही थी कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तभी आर्यांश ने एकदम से दरवाजा बंद किया और सीधे रिधिमा को दरवाजे से लगा दिया। रिधिमा का फ्रंट गेट से लगा हुआ था। आर्यांश ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसके कान में बोला, यू नो ट्रेजर, वॉट आर यू वेयरिंग? उसके इतना कहते ही रिधिमा ने एक बार अपनी नजर झुकाकर खुद को देखा। उसने एक वाइट कलर की सिंपल सी शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसकी नी तक थी। उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, क्या कर रही हूं मैं? तभी आर्यांश ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके दोनों हाथों को दीवार से लगाकर बोला, लोग ना शेर के पास जाने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचते हैं ट्रेजर, बल्कि कोशिश करते हैं कि जाना ना पड़े। लेकिन तुम पता है क्या हो? तुम वो बेवकूफ हो जो खुद शेर के पास जाकर उसके सामने खुद को पेश कर रही हो कि टेक मी, जैसे चाहो वैसे मुझे। रिधिमा बीच में बोली, शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधे खींचते हुए अपने बेड पर फेंका। रिधिमा सीधे उसके बेड पर जा गिरी। उसका सर बहुत जोर से घूम रहा था। रिधिमा ने अपने सर पर हाथ रखा और वो सीधे होकर लेट गई। आर्यांश ने उसका रिएक्शन देखा और धीरे से बोला, स्टूपिड ट्रेजर। बोलकर उसने एक बार रिधिमा का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक की और फिर झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। रिधिमा धुंधली निगाहों से आर्यांश को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर बंद हो गई। एपिसोड 11, जेलस ट्रेजर, मुंबई इंडिया। अगला दिन रिधिमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो जिस कमरे में थी वो कमरा वो गेस्ट रूम नहीं था जहां पर वो इतनी बार रह चुकी थी। रिधिमा एकदम से उठी और उठते ही उसका सर फिर से घुमा। उसकी नजर अपने हाथ की तरफ गई। उसके हाथ पर एक ड्रिप लगी हुई थी, उसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही थी। रिधिमा धीरे से बोली, ये सब क्या हो रहा है? ग्लूकोज की ड्रिप पर क्यों? तभी सामने से आवाज आई, मेरे कमरे में मेरे बेड पर बेहोश होने के बाद ग्लूकोज की ड्रिप तो तुम्हें लेनी पड़ेगी ना, माई डिजायरेबल ट्रेजर। ये सुनते ही रिधिमा की नजरें सीधे सामने खड़े आर्यांश की तरफ चली गई। इस वक्त आर्यांश ने एक फुल स्लीव का व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। उसके साथ उसने अपने ब्लैक कलर के जॉगर्स पहने हुए थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो औथ था। वो औथ वाली वाइब नहीं, बस एक बैड बॉय वाली वाइब दे रहा था। रिधिमा धीरे से बोली, तो निकाल देते मुझे अपने कमरे से। क्यों रखा मुझे? और सबसे बड़ी बात, जो 10 लाख तुमने मेरे अकाउंट में भेजा है ना, उसे अभी के अभी निकालो। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी कीमत है। रिधिमा राणा और आर्यांश जिंदल ने एक बार जिसकी कीमत दे दी वो वापस नहीं लेता। रिधिमा एकदम से खड़ी होकर बोली, मिस्टर जिंदल, तुम मेरी कीमत नहीं लगा सकते, कहा ना मैं तुम
इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। रिधिमा अपनी एमरल्ड आंखों से आर्यांश को घूर रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे वो पैसे अपने अकाउंट में चुभ रहे थे। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कीमत तो लग चुकी है ट्रेजर, अब अगर तुम कीमत ठुकराना चाहो तो भी कोई फायदा नहीं है। डिग्निटी का बहुत ढोल बजाने का शौक है ना, 10 लाख में बिक चुकी हो तुम। उसके इतना कहते ही रिधिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यांश ने उसे बेड पर धक्का दिया और फिर सीधे एक तरफ बढ़ गया जहां पर सोफा रखा हुआ था। वो आराम से सिंगल सोफे पर बैठा और रिधिमा को देखने लगा। रिधिमा अभी भी आंखें बंद किए चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ पल में एक डॉक्टर वहां पर आकर बोली, मिस्टर जिंदल, आपने मुझे बुलाया। आर्यांश रिधिमा की तरफ देखते हुए उस डॉक्टर से बोला, चेक करो इसे, चलने फिरने लायक है, अगर है तो इसे यहाँ से निकलना है। रिधिमा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। वो डॉक्टर रिधिमा के पास गई और थोड़ी देर बाद उसे चेक करने के बाद वो आर्यांश से बोली, अभी ठीक है, बस खाने पीने की जरूरत है, कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, अब नहीं होगी। बोलकर उसने रिधिमा की ड्रिप निकाल दी, क्योंकि वो ड्रिप ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। आर्यांश के नजरें रिधिमा के चेहरे से होते हुए उस डॉक्टर पर गई जो कि उसे अलग ही नजरों से देख रहे थी। आर्यांश सार्कास्टिकली बोला, व्हाट, वन्ना डू समथिंग। ये सुनते ही रिधिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली, उसने एक बार आर्यांश को देखा और फिर उस डॉक्टर को। वो मन में बोली, गॉड नहीं, मेरे सामने कोई भी ऐसी वैसी गंदी हरकत नहीं, मुझे नहीं देखना कुछ भी। वही रिधिमा के एक्सप्रेशन देखते ही आर्यांश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, उसने 2 उंगलियों से उस डॉक्टर को अपने पास आने का इशारा किया। वो डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और फिर आर्यांश की तरफ बढ़ गई। वो डॉक्टर यहाँ पर आती जाती रहती थी, जितनी भी लड़कियां आती थी कभी कभी अगर कोई गड़बड़ हो तो उन्हें एग्जामिन करने का काम इसी डॉक्टर का था। वो डॉक्टर आर्यांश के सामने रुककर बोली, मिस्टर जिंदल इसके सामने, बोलते हुए उसकी नज़र एक बार रिधिमा की तरफ गई। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, फॉर वॉट, शी इज इन माई बेडरूम राइट, और वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ, नाउ गेट योर न्यूज़ के इतना कहते हैं वो डॉक्टर तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई। तभी रिधिमा खड़ी होकर बोली, जस्ट शट अप मिस्टर जिंदल, तुम मेरे सामने ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। बोलते हुए वो आर्यांश को गुस्से में घूर रही थी। आर्यांश उसे देखकर बोला, एंड वाई माई डिजायरेबल ट्रेजर, आर यू जेलस? रिधिमा बीच में चिल्लाकर बोली, जेलस माय फुट, तुम कुछ नहीं हो मेरे जो मैं किसी से जलूंगी, मुझे अपनी आंखों के सामने कोई गंदी चीज नहीं देखनी। बोलकर उसने एक नज़र उस डॉक्टर को देखा और वो तुरंत बाहर निकल गई। वही उस डॉक्टर को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जैसे ही आर्यांश को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। डॉक्टर कंफ्यूजन से बोली, व्हाट मिस्टर जिंदल, अभी तो आप। आर्यांश एकदम से खड़ा होकर बोला, सुनाई नहीं देता, अगर सुनाई नहीं देता है तो फिर मुझे कुछ करना चाहिए। बोलकर उसने किसी को मैसेज किया। कुछ पल में उस डॉक्टर को एक कॉल आया। उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉरी बट यू आर सस्पेंडेड। ये सुनते ही उस डॉक्टर के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो तेज आवाज में बोली, नहीं मिस्टर जिंदल, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरे करियर पर बर्बाद मत करिए प्लीज। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, व्हेन आई टोल्ड यू टू गेट लॉस्ट, तो सुना क्यों नहीं? अगर सुन लिया होता तो फिर डॉक्टर रहती, बट नो, तुम लड़कियां होती ही ऐसी है। एक अच्छा खासा प्रोफेशन मिल चुका है, उसके बावजूद मुंह करने की गंदी आदत। अगर अभी के अभी नहीं निकली तो अभी तक तो सिर्फ नौकरी गई है, कुछ और भी हो जाएगा। जहां हॉस्पिटल जाती थी वहां से सीधे रेड लाइट तक पहुंच जाओगी, दिमाग मत खराब करो मेरा। ये सुनते ही वो डॉक्टर तुरंत वहां से निकल गई। वो आर्यांश की धमकी को कोई कोरी धमकी नहीं समझ सकती थी, वो जो बोलता था वो कर जाता था। इधर आर्यांश की नज़र एक बार अपने बेड पर गई। पहली बार कोई लड़की उसके बेडरूम में उसके बेड तक आई थी, वरना हर लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके गेस्ट रूम तक आती थी और वहीं से होकर वापस लौट जाती थी। आर्यांश धीरे से बोला, डिजायरेबल ट्रेजर, एक ऐसे खतरे में जहां तुम पूरी जिंदगी तड़पती रहोगी तो भी आजाद नहीं हो पाओगी। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ चुकी थी। उसकी उस स्माइल का मतलब क्या था ये तो सिर्फ और सिर्फ आर्यांश जिंदल ही जानता था। इधर रिधिमा सीधे नीचे पहुंची, तभी संजना उसे देखकर बोली, आपको होश आ गया, प्लीज आप चलिए कुछ खा लीजिए। रिधिमा चिल्लाकर बोली, कुछ नहीं खाना मुझे, मेरा फोन कहाँ पर है? उसके इतना कहते संजना ने एकदम से रिधिमा का फोन उसके सामने किया। रिधिमा ने एक बार अपना फोन चेक किया और फिर उसने सीधे बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल किया। कॉल पिक होते वो बोली, सर मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है, उसमें जो भी पैसे हैं मुझे नहीं चाहिए, ईट जस्ट आई वांट टू फ्रीज माय अकाउंट। थोड़ी देर बात करने के बाद रिधिमा ने कॉल कट किया और एक राहत की सांस ली। अब जाकर के उसे सुकून मिल रहा था, क्योंकि फाइनल उसका अकाउंट फ्रीज हो रहा था और जो पैसे उसमें थे वो सारे पैसे बैंक वालों के पास जाएंगे या फिर किसी चैरिटी में। रिधिमा खुद से बोली, अब सब कुछ ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। बोलकर वो जैसे ही मुड़ी उसकी नज़र सीधे आर्यांश की तरफ चली गई, जो कि उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा बिना किसी भाव के उसे देख रहा था।
रिधिमा ने कुछ पल उसे देखा और फिर संजना की तरफ मुड़कर बोली, मुझे चेंज करने के लिए कपड़े मिलेंगे क्या, मुझे अपने घर वापस जाना था। संजना ने बिना कुछ बोले आर्यांश को देखा, तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, गो। उसके इतना कहते ही संजना तुरंत वहां से चली गई। रिधिमा ने एकदम से मुड़कर आर्यांश को देखा और उससे बोली, लिसन मिस्टर जिंदल, मुझे मेरे घर वापस जाना है और अगर तुमने वो अभी बोली रही थी कि तभी आर्यांश ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी रिधिमा अपने कदम पीछे लेने लगी थी। पीछे होते वो कॉफी टेबल से टकराकर गिरने वाली थी कि तभी आर्यांश ने उसे कमर से पकड़कर संभाला और उसे अपने पास खींच लिया। आर्यांश अचानक से बोला, घर है तुम्हारे पास, माई डिजायरेबल ट्रेजर। रिधिमा उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे पास घर है और मेरा खुद का घर है तुम। वो अभी बोल रही थी कि तभी आर्यांश ने झटके से रिधिमा को छोड़ा। रिधिमा सीधे कॉफी टेबल पर गिर गई। वो धीरे से बोली, व्हाट द हेल। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और फिर वो अपने बम को सहलाने लगी। उसे चोट लग गई थी। आर्यांश ने अपना फोन निकाला और फिर अपने फोन पर कुछ करके उसने फोन स्पीकर पर रख दिया। रिधिमा कंफ्यूजन से उसे देख रही थी, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर जिंदल, जिस घर के बारे में आपने मुझे बताया था वो घर बिक सकता है। जमीन अच्छी है और गिरवी रखा हुआ था, तो जिसे गिरवी रखा गया था मैंने उसे खरीद लिया। ये सुनते ही रिधिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे से बोली, नहीं प्लीज नहीं। बोलकर उसने आर्यांश के हाथ से फोन लेने की कोशिश की, तभी आर्यांश ने उसके हाथों को पकड़ लिया। रिधिमा धीरे से बोली, प्लीज स्टॉप इट, नहीं तुम मुझसे मेरा घर नहीं छीन सकते। आर्यांश फोन कान से लगाकर बोला, अच्छा मुझे सुबह तक वहां पर घर ना दिखें और घर का नाम और निशान हमेशा के लिए खत्म। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिधिमा एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरा घर नहीं छीन सकते मिस्टर जिंदल प्लीज। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिजायरेबल ट्रेजर घर तो छीन लिया, नहीं छीन सकता इज द अनदर थिंग, बट अब तो छीन लिया। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रिधिमा ने उसका कॉलर छोड़ा और वो 2 कदम पीछे हट गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से आर्यांश को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी आर्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी कलाई को मरोड़ते हुए बोला, उंगली तोड़ी तो समझ में नहीं आया तुम्हें, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कलाई तोड़ दूं। बोलते हुए उसके होंठ रिधिमा के कान को छू रहे थे। रिधिमा धीरे से बोली, हाथ छोड़ो मेरा और मेरा घर भी। मैंने अपने भाई के लिए अपना घर गिरवी रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे। प्लीज जस्ट लीव माई होम और मुझे भी छोड़ो। उसके इतना कहते आर्यांश ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अपनी बॉडी की आदत तुम खुद मुझे लगा रही हो। यू नो ट्रेजर डिजायर है मुझे तुम्हारी इस बॉडी की, और आर्यांश जिंदल जिसे चाहता है उसे पकड़ कर रखता है। अपना हुलिया ठीक करो, फ्री का खाने नहीं बैठोगी तुम और मैं तुम्हें फ्री के पैसे नहीं दूंगा। एडिटर हो ना पब्लिशिंग हाउस, जाओ अपना हुलिया ठीक करके। बोलकर उसने रिधिमा को झटके से छोड़ा और वापस ऊपर चला गया। शायद अपने कमरे में गया वो। रिधिमा लाचारी से उसे जाते हुए देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या करूं मैं, मेरा घर भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे पहले मेरा घर बचाना है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ गई। रिधिमा जैसी गेट के पास पहुंची, अचानक गेट बंद हो गया। शायद वहां पर सेंसर लगे हुए थे। रिधिमा चिल्लाकर बोली, ओपन द डोर, मुझे मेरे घर जाना है, मैंने कहा दरवाजा खोलो। बोलते हुए वो लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन क्या कोई उसकी सुनने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। रिधिमा अभी भी दरवाजा खटखटा रही थी। अब तक उसके हाथ लाल हो चुके थे, चिल्लाने की वजह से उसके गले में भी दर्द होने लगा था। उसने एकदम से मुड़कर संजना को देखा, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ी उसे परेशानी से देख रही थी। वो चिल्लाकर बोली, दरवाजा खुलवाओ अभी के अभी, और अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना कुछ कह पाई कि तभी रिधिमा की नजर वापस से आर्यांश की तरफ चली गई, जिसे अब तक चेंज कर लिया था। आर्यांश नीचे आते हुए बोला, नहीं समझ में आया ना तुम्हें? कैसे नहीं समझ में आया तुम्हें कि तुम्हें पब्लिशिंग हाउस जाना है, अपना हुलिया ठीक करना है तो ओके, अब तुम ऐसे ही जाओगी? उसकी बात सुन रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक बार खुद को देखा और फिर आर्यांश को। एपिसोड 12 आई हेट यू। मुंबई, इंडिया। आर्यांश की बात सुन रिधिमा ने एक नज़र खुद को देखा और वो वापस हैरानी से आर्यांश को देखने लगी। उसने वही ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहना था, और आर्यांश उसे बाहर ले जाने की बात कर रहा था, वो भी ऐसे। रिधिमा धीरे से बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने तो टाइम दिया था ना तुम्हें डिजायरेबल ट्रेजर, बट टाइम तुमने वेस्ट किया है तो अब झेलो। अपनी बात बोलकर आर्यांश ने एकदम से रिधिमा का हाथ पकड़ा और फिर दरवाजा खोल दिया। रिधिमा ने एक बार गेट की तरफ देखा और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, मुझे जाना है प्लीज। आर्यांश उसे एकदम से अपने पास खींचकर बोला, तो मैं जाने की इजाजत दे रहा हूं मैं ट्रेजर, तुम जाओगी लेकिन सीधे पब्लिशिंग हाउस। बोलकर वो तुरंत उसे खींचते हुए वहां से लेकर बाहर जाने लगा।
रिधिमा अपना हाथ छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी पर आर्यांश की पकड़ के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यांश अपनी गाड़ी के पास आकर रुका, वही थोड़ी दूरी पर ड्राइवर भी खड़ा था। रिधिमा एकदम से आर्यांश के पीछे छुप गई। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, मना किया था मैंने, वार्निंग दिया, लेकिन तुम नहीं सुनी। अच्छे खासे कपड़े मिल रहे थे तुम्हें, चेंज कर लेती तो बच जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी इज्जत का खुद तमाशा बनाना है। तो इट्स ओके आर्यांश, जिंदल तुम्हारी मदद करेगा तमाशा बनाने में, बोलकर वो जैसे आगे बढ़ा। तभी रिधिमा एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज लेट मी वेयर समथिंग। आर्यांश की नज़र एक बार रिधिमा के हाथों की तरफ गई। उसने अपने दोनों हाथों से आर्यांश का एक हाथ कसकर पकड़ हुआ था, वो उसे अपने आगे से हटने नहीं देने वाली थी। आर्यांश ने एकदम से बैक सीट का दरवाजा खोलकर रिधिमा को अंदर धक्का दिया और ड्राइवर को देखकर बोला, अंदर जाकर संजना को इन्फॉर्म करो, बोलो कि कपड़े भिजवाए। बोलकर वो खुद भी अंदर बैठ गया। वहीं रिधिमा कंफ्यूजन से उसे देख रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आर्यांश करना क्या चाहता था। तभी आर्यांश उसे देखकर बोला, व्हाट ट्रेजर, आंखों में सवाल लेकर मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जवाब चाहिए? इट्स ओके, थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा। बोलते हुए उसकी नजरें एक नज़र रिधिमा की पूरी बॉडी पर घूमी और वो वापस सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर वहां पर आया। आर्यांश ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, तभी ड्राइवर एक बैग देकर बोला, ये संजना ने भेजा है। आर्यांश वो बैग लेकर बोला, जब मैं बोलूं तब आना। इतना बोलकर उसने वापस से गाड़ी का शीशा बंद कर दिया। वहीं ड्राइवर थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था, वो गाड़ी की तरफ देख भी नहीं रहा था। आर्यांश वो बैग रिधिमा की तरफ फेंक कर बोला, कम ऑन ट्रेजर, चेंज योर क्लॉथ्स। रिधिमा हैरानी से बोली, क्या तुम्हारे सामने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बाहर जाओ। आर्यांश आराम से बैठा और फिर एक नज़र रिधिमा को देखकर बोला, चेंज करना है तो करो, वरना ड्राइवर को बुलाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, माई डिजायरेबल ट्रेजर। उसकी बात सुन रिधिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसने एक बार खुद को देखा और फिर उसे बैग में रखे हुए कपड़े को देखा। रिधिमा ने जल्दी से उस शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए जो उसने पहने हुए थे। वो सर झुकाए अपना काम कर रही थी। तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, इतनी खास नहीं हो तुम कि पूरा दिन मैं तुम पर बर्बाद कर दूं, जल्दी से कपड़े चेंज करो 2 मिनट के अंदर। ये सुनते ही रिधिमा ने जल्दी से वो शर्ट उतारे और वो तुरंत अपने कपड़े पहनने लगी। वही आर्यांश की नज़र एक बार वापस उसकी तरफ जा चुकी थी। उसकी चेस्टनट ब्राउन आंखें रिधिमा की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर रही थी। रिधिमा उसकी नज़रों की तपिश साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार नज़र उठाकर आर्यांश की तरफ देख भी सके। थोड़ी देर बाद रिधिमा आर्यांश को देखकर बोली, हो गया। आर्यांश तेज आवाज में बोला, ड्राइवर। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही पल में वो गाड़ी विला के रडा से बाहर आ चुकी थी। रिधिमा बाहर देख रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी आर्यांश ने एकदम से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, ट्रेजर, नजरें मुझ पर होनी चाहिए ना, आफ्टर ऑल तुम मेरे साथ हो, राइट? रिधिमा उसका हाथ झटक कर बोली, तो बाहर निकाल दो मुझे, फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही आर्यांश के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। आर्यांश तेज आवाज में बोला, ड्राइवर स्पीड थोड़ी सी कम करना, लेकिन गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने स्पीड थोड़ी कम कर दी, लेकिन गाड़ी अभी भी चल रही थी। रिधिमा कंफ्यूजन से बोली, क्या कर रहे हो तुम? आर्यांश ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो रिधिमा के चेहरे के पास गया और एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी रिधिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल भर उसने अपनी आंखें खोली। आर्यांश चुपचाप उसे देख रहा था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। रिधिमा चिल्लाकर बोली, ये तुम? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अचानक से आर्यांश ने रिधिमा को धक्का दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला और रिधिमा सीधे बाहर जाकर गिरी। वो घूमते हुए सीधे रोड के एक कोना पर जाकर गिरी। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। उसने एक बार मुड़कर आर्यांश की गाड़ी की तरफ देखा। वो गाड़ी थोड़ी दूरी पर रुकी हुई थी। रिधिमा चुपचाप उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी आर्यांश ने अपना एक हाथ बाहर किया और थम्स डाउन का इशारा करके वहां वापस अंदर कर लिया। इसी के साथ वो गाड़ी आगे निकल गई। रिधिमा एकदम से खड़ी हुई, वो अपने कपड़े झड़ने लगी। वही आगे गाड़ी में आर्यांश के नज़ारे मिरर में रिधिमा की तरफ थी। वो मन में बोला, जब किसी के डिजायर हो तो वो डिजायरेबल इंसान बहुत लकी होता है, पर यहाँ पर तुम दुनिया की सबसे अनलकी लड़की होने वाली हो रिधिमा राणा। मेरी डिजायर तुम्हें पाने से ज्यादा तुम्हें तोड़कर अपने हिसाब से बनाने की है, और आई विल ब्रेक यू इन पीसेस, तुम्हें तोड़कर अपने हिसाब से जोड़कर अपनी ट्रेजर बनाकर रखूंगा मैं, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ रिधिमा ने अपने कपड़े साफ किए। उसने एक बार अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वो कोई चलता फिरता रोड नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही थी वहां से। रिधिमा धीरे से बोली, मैं क्या करूं, मुझे घर वापस जाना है, मैं नहीं जाऊंगी उसके पब्लिशिंग हाउस में। तभी उसका फोन बाज। रिधिमा ने एक बार अपना फोन चेक किया। एक अननोन नंबर से मैसेज था और उसमें लिखा था कि अगर 20 मिनट के अंदर तुम मुझे पब्लिशिंग हाउस में नहीं मिली तो घर के साथ साथ हॉस्पिटल से तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ भी जाएंगे।
ये पढ़ते ही रिधिमा की आंखें एकदम से फैल गई। उसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया, तभी एक ऑटो उसके पास आकर रुकी। रिधिमा गहरी सांस लेकर बोली, भैया आज पब्लिशिंग हाउस जल्दी। बोलकर वो जल्दी से ऑटो में बैठी और इसी के साथ वो वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो पब्लिशिंग हाउस के बाहर थी। इस बीच में उसने एक बार रागिनी से भी बात कर ली थी कि वहां पर उत्कर्ष को एडमिट कर लिया गया था। डोना भी रेडी था, अब बस बहुत जल्दी उत्कर्ष को थोड़ा सा रिकवर होना था ताकि उसकी सर्जरी की जा सके। रिधिमा जैसे ही पब्लिशिंग हाउस के अंदर गई, पूर्वी उसके पास आकर बोली, कहाँ थी तुम, 3 दिन से गायब हो, कोई होश खबर है तुम्हारी? रिधिमा धीरे से बोली, सॉरी पूर्वी, वो थोड़ा बिजी थी किसी काम में। और पूर्वी बीच में बोली, आर यू ओके? रिधिमा कुछ पल रुक कर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। पूर्वी गहरी सांस लेकर बोली, अच्छी बात है, अपना काम संभालो। एक्चुअली याद आया, मिस्टर जिंदल ने बोला था कि जैसे तुम आओ वो तुम्हें अपने केबिन में देखना चाहते हैं, तो तुम चले जाना, ओके? बोलकर पूर्वी वहां से चली गई। रिधिमा धीरे से बोली, केबिन में नहीं, ये मिस्टर जिंदल फिर से कुछ करेंगे, मुझे नहीं जाना। बोलकर वो सीधे जाकर के अपने टेबल पर बैठ गई। उसके आसपास और भी लोग थे। रिधिमा को काम करना था, पर उसका ध्यान काम पर लग नहीं रहा था। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, डॉक्टर ने उसे चेक किया था, उसने मेडिसिन दी थी, साथ में उसे ग्लूकोज के ड्रिप चढ़ाई थी, लेकिन खाना तो उसके पेट में गया नहीं था। रिधिमा कुछ सोच रही थी कि तभी एक स्टाफ मेंबर उसके पास आकर बोला, रिधिमा बेटा, ये आपके लिए किसी कशिश ने भिजवाया है। बोलकर उन्होंने एक पेपर बैग वहां टेबल पर रखा और वहां से चले गए। रिधिमा ने जल्दी से वो पेपर बैग खोलकर देखा, उसमें खाना था और वो भी घर का खाना। ये देखते ही रिधिमा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आने से पहले कशिश का मैसेज किया था कि वो यहाँ पर आ रही थी और कशिश को पता था कि रिधिमा ने कुछ भी खाया नहीं है, ये उसने खुद बनाकर रिधिमा के लिए भिजवाया था। रिधिमा ने एक गहरी सांस लिया और उसने टिफिन खोला और वो जैसे ही एक निवाला लेने को हुई कि तभी पूर्वी वहां पर आकर बोली, तुम गई नहीं, मिस्टर जिंदल फिर से बुला रहे हैं, ही इज वेटिंग फॉर यू। रिधिमा गहरी सांस लेकर बोली, जा रही हूँ। बोलकर उसने टिफिन बंद किया और वही एक निवाला खाकर वो तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा आर्यांश के फ्लोर पर थी। वो उसके केबिन के पास पहुंची और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मेरे कमरे में आने से पहले तो परमिशन नहीं ली थी ट्रेजर, यहाँ परमिशन चाहिए तुम्हें। ये सुनते ही रिधिमा ने एकदम से केबिन का दरवाजा खोला और वो सीधे अंदर चली गई। उसकी नजर आर्यांश की तरफ गई जो कि अपनी टेबल के पास खड़ा था और उसे ही देख रहा था। रिधिमा आर्यांश की तरफ बढ़ते हुए बोली, व्हाट, क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ पर, क्या चाहिए तुम्हें अब मिस्टर जिंदल? आर्यांश ने बिना कुछ बोले रिधिमा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और एकदम से उसके गले पर अपने होंठ टिक कर बोला, वाई आर यू सो हॉट, और तुम्हारी ये बॉडी, आई नीड इट राइट नाउ। रिधिमा हैरानी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलकर पीछे हटने को ही थी, तभी आर्यांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कमर में अपनी उंगलियां धंसानी शुरू कर दी थी। रिधिमा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने अपनी कोशिश अभी बंद नहीं की थी। तभी आर्यांश ने उसके गले पर बाइट किया और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, रागिनी राणा हॉस्पिटल में रुकी हुई है बेचारी, हॉस्पिटल का ही खाना खा रही है, अगर हॉस्पिटल के खाने में गड़बड़ हुई तो रागिनी राणा को कुछ हो जाएगा, राइट ट्रेजर? रिधिमा धीरे से बोली, डिस्गस्टिंग, यू आर डिस्गस्टिंग मिस्टर आर्यांश जिंदल। आर्यांश इविल स्माइल करते हुए बोला, वॉटएवर, बात बस इतनी है कि आई नीड यू राइट नाउ। बोलकर उसने रिधिमा का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर के सीधे अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस कमरे में थे। रिधिमा बेड पर गिरी हुई थी, वही आर्यांश बेड के पास खड़ा था, वो अपनी बेल्ट सही कर रहा था, वही रिधिमा चुपचाप अपना मुंह साफ करने में लगी हुई थी। आर्यांश ने एकदम से रिधिमा का हाथ पकड़कर उसे अच्छे से बैठाया और उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखों में देखकर बोला, सो डिजायरेबल। रिधिमा धीरे से बोली, और आई हेट योर दिस डिजायर, मुझे तुम्हारी डिजायर जो कि मुझे लेकर के है ना मिस्टर जिंदल, नफरत है मुझे उससे, और वॉट यू वॉन्ट टू मी। लिसन, एक बात बताऊं, आई हेट यू, मुझे तुम्हारी डिजायर और तुमसे दोनों से नफरत है। बोलकर कमरे से निकल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।